Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, today we are going to start with class 10th ICSE chapter number 1 of history, the first war of independence. Yes, the first war of independence हम study करेंगे अभी and as you all must be knowing हम ये study करने वाले हैं तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विद द कॉजेस। ठीक है, तो वो सबसे पहले रीज़न क्या था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कि जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर रहा था, अपने अंडर ले लिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ सोल्जर्स के साथ, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। और इंडियंस जो थे, रिबिलियंस जो थे, जो कॉन्क्वेर करते थे उनके सामने, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड थे, आइसोलेटेड थे, तो यूनिटी नहीं थी। काफ़ी सारे गद्दार भी थे। इसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। साथ ही साथ जो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाउंडेशन को शेक कर दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा हमारे कॉजेस से। सो बिफोर डिस्कसिंग द कॉजेज इन डिटेल, लेट्स सी कि क्या क्या, वैसे हम ऊपर ऊपर देखते कि कॉजेज क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहला जो था कि जो रूलिंग क्लासेस थे ना, उनको डिस्पोसेस कर दिया गया अपने पावर्स से। जो पेजेंट्री क्लास थी उनसे उनकी लैंड राइट्स ले लिए गए। आर्टिशियंस जो थे उनसे उनकी जॉब्स छीन गई। और जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन वाले, वो अनॉयड थे बिकॉज बहुत ज़्यादा वेल हाई पेड जॉब्स नहीं थी। जो मेन फॉलो करते थे कल्चरल या रिलीजियस एक्टिविटीज़, लाइक प्रीस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, वो अपने आप को उन्हें जॉबलेस मिला। उनको जॉबलेस हो गए, बिल्कुल इनके पास इनकम नहीं थी कोई भी। और जो इंडियन रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, ज़मींदार्स थे, वो उनकी अपनी अथॉरिटी लॉस्ट हो गई। साथ ही साथ द इंडियन सोल्जर्स वर डिसकंटेंट, मतलब ब्रिटिश के अंदर आ गए इंडियन सोल्जर्स, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ, उनको अच्छी जगह रहना खाना नहीं मिला। इन सब रीज़न की वजह से वो भी थोड़ा उन्होंने सारा रिबेल करना स्टार्ट किया। ओके, नाउ इट्स सेड कि इसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज़ के साथ। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में अंडर 4 कॉजेज़ आते हैं हमारे पास। सबसे पहला है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो ब्रिटिश थे ना, वो धीरे-धीरे अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे। जैसे अपनी जो हमारी इंडियन स्टेट्स, तो उन्हें एनेक्स करके, उन्हें अपने अंडर लेके, राइट। सो जो बैटल ऑफ प्लासी थी हमारी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी पावर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हुई। बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्टेट्स आ गई हमारी। एंड उन्होंने ये जो अपनी यू नो जिसे हम कहते हैं रूल को एक्सपैंड करने के लिए 4 तरीके अपनाए। सबसे पहला था आउटराइट वॉर्स के थ्रू। फिर था हमारे पास एलेक्ड मिसरूल भी आया हमारे पास। फिर हमारे पास आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लास्ट में था सब्सिडियरी अलायंस। सबसे पहले पढ़ते हैं आउटराइट वॉर्स के बारे में। तो ब्रिटिश ने अपना एक्सपैंड कैसे किया, पावर ऑफ इंडिया में पावर कैसे एक्सपैंड की, बाय अपनी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चीज़ों को सेफ गार्ड करके, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करके। अब इसमें ये हुआ था कि बहुत सारी वॉर्स की उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। और सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में, उसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा अपने अंडर ले ली और वो उनके मास्टर्स बन गए। फिर हमारे पास आई एंग्लो मैसूर वॉर्स। वो हुई थी 1767 से लेकर 1799 तक। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने टेरिटरीज मैसूर स्टेट की सारी अपने अंडर ले ली। ठीक है, फिर थर्ड वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर। वो 1817 में स्टार्ट हुई थी। उसमें पेशवा का जो सारा उनका अंडर एरिया था और मराठा टेरिटरी थी सारी,
नॉर्थ साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, वो भी उसके ब्रिटिश के अंडर आ गए। फिर पंजाब भी उनके अंडर आया इन 1849 आफ्टर, जब सिक्स को उन्होंने डिफीट किया इन द वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट में वो डिफीट नहीं कर पाए थे, और इससे फिर क्या कहते हैं, उन्होंने अपने एम्पायर एक्सटेंड किया ऐसी स्टेट्स को अपने अंडर लेकर, लाइक सिंध ले लिया, असम ले लिया, अराकन ले लिया, तानासेरियन ले लिया, पेगु लिया, मलयालम वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में। तो वो चाहते थे कि उनका ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो, बिकॉज वॉर्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा था, सोल्जर्स नीडेड थे, सब कुछ था। तो लॉर्ड वेलेसी ने एक हमारा इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, जिससे अपनी जो इंडियन स्टेट थे वो उनकी अपनी सॉवरेनिटी चली गई, और ब्रिटिश इंटरफेयर विदाउट एनी इंटरफेरेंस इंडिया की, उनकी सवेरेनिटी उनको छोड़नी पड़ी, और वो सब किस पास आ गई, ब्रिटिश के पास। अब इस सिस्टम में जो इंडियन रूलर्स सब्सिडरी अलायंस को एग्री कर जाते थे, उनको कुछ चीज़ें माननी पड़ती थी ब्रिटिश की। तो वो चीज़ें कौन सी है, लेट्स लुक एट दैट। सो सबसे पहली चीज़ है, ब्रिटिश को अपनी सुप्रीम पावर मानना पड़ता था उन्हें, कि जो ब्रिटिश है वो उनकी सुप्रीम पावर होगी, राइट। फिर थी कि अपने सारे फॉरेन रिलेशंस को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एग्री करना पड़ा कि वो किसी भी अलायंस या किसी भी वेज वॉर में वो उनसे हटेंगे नहीं, उनका साथ देंगे। फिर ऐसा ब्रिटिश के रेजिडेंट को अपना हेडक्वार्टर मानना पड़ा, और ये भी उन्होंने मानना पड़ा कि वो कोई भी यूरोपियन एम्प्लॉय नहीं करेंगे अपनी सर्विस में विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी, वो कंपनी की यू कैन से परमिशन के बिना वो कोई भी अपने अंडर ब्रिटिश के एम्प्लॉय को नहीं कर पाएंगे, से अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर एग्री किया उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना अपनी कॉस्ट पे। वर्चुअली उनकी धीरे धीरे करके उनकी इंडिपेंडेंस चली गई। अब जो किंगडम ऑफ अवध था वॉज फर्स्ट टू एंटर इनटू अलायंस। जो अवध का किंगडम था और औध में, वो फर्स्ट किंगडम था जिससे अलायंस में एंटर किया गया। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थे इन 1765, जिससे कंपनी ने अंडरटुक कर लिया काफ़ी सारे फ्रंटियर्स ऑफ अवध को, और कंडीशन ऑफ द नवाब ऑफ अवध को उससे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा अवध को अपने अंडर रखने के लिए, और डिफेंस का भी पैसा अवध के नवाब को देना पड़ता था। फिर अवध को एनेक्स कर लिया गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसरूल 1856 में, वो हम बाद में भी आगे पढ़ेंगे। और अदर स्टेट्स जो से सब्सिडरी अलायंस माननी पड़ी, दैट वाज निज़ाम हैदराबाद का निज़ाम, रूलर ऑफ मैसूर, राजा राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया एंड राजपूत स्टेट्स, जोधपुर, जयपुर, मच्चेरी, बूंदी एंड रूलर ऑफ भारतपुर। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द यूजिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमें किसने इंट्रोड्यूस की थी, बाय लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके अंडर बहुत सारी इंडियन स्टेट्स से वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से उन्होंने एनेक्स की थी। सो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या, इसमें इंडियन रूलर जिसका कोई मेल हायर नहीं है, मेल कोई बच्चा नहीं है, ट्रू मेल हायर, वो इंडियन रूलर जब उसकी डेथ होगी, किंगडम उसका लैप्स हो जाएगा, मतलब वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा, कंपनी के अंडर आ जाएगा। सो जब झांसी का रूलर की डेथ हुई हमारे 1853 में, उनका कोई नेचुरल हायर नहीं था, तो एक विडोड रानी थी, दैट वाज रानी ऑफ झांसी, झांसी ऑफ रानी ऑफ झांसी, बेसिकली झांसी की रानी। एंड पेंशन, उनकी जो क्या कहते हैं अडॉप्टेड सन था आनंद राव, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया लॉफुल सक्सेसर की तरह थ्रोन पे।
और जो प्रोमिनेंट स्टेट्स थी और भी कौन सी स्टेट्स थी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से हमें छोड़ना उन्हें अपने अंदर एनेक्स कर दिया गया। दैट वाज सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ठीक है। और ये ऑल्सो अप्लाई किया कि टाइटल्स भी ले लिए उन्होंने रूलर्स से, पेंशन्स भी उनकी बंद हो गई स्टेट्स की। सिर्फ रीगल टाइटल्स ऑफ नवाब एंड तंजौर वर ऑल्सो टेकन पे अवे। तंजौर के जो रीगल टाइटल्स थे नवाब्स के वो भी ले लिए गए। इससे क्या हुआ, जो डिसकंटेंट है इंडिया के रूलर्स और नॉर्मल जनरल पीपल के अंदर डिसकंटेंट आ गया। और साथ ही साथ जो इंडियन रूलर्स थे वो बिलीव करते थे कि उनकी स्टेट्स एनेक्स हुई हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं, लैप्स ऑफ मॉरल्स की वजह से ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट इसके पार्ट की, दैट वाज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलेग्ड मिसरूल। हम 1857 में जब लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया अवध को, कंपनी का जो डोमिनेंट था वो उन्होंने ये कह के किया कि एलिड मिसरूल है, मिसरूल हो रहा है, ये अच्छी तरीके से रूल नहीं चला पा रहा है, इसलिए हम इसको अपने अंडर ले रहे हैं एंड जो ब्रिटिश है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। लॉर्ड डलहौजी ने जस्टिफाई किया एनेक्सेशन को बाय सेइंग द गुड ऑफ द गवर्न, कि हम इसको अच्छे तरीके से गवर्न करेंगे। पर जबकि पीपल ऑफ अवध को इसकी वजह से काफ़ी सारी हार्डशिप्स झेलनी पड़ी। सबसे पहले उन्हें हायर लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ा, टैक्सेस फूड पे, हाउसेस पे और फेरीज पे एडिशनल पे करने पड़े। फिर डिसोल्यूशन ऑफ अवध्स आर्मी, नवाब ऑफ अवध्स आर्मी वो डिसॉल्व हो गई और काफ़ी सारे नोबल्स को जॉबलेस होना पड़ा। अब ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने कन्फिस्केट किया स्टेट्स ऑफ तलुकदास एंड जमींदास को। इससे तलुकदास जो थे वो ओपोनेंट्स बन गए ब्रिटिश रूल के। साथ ही साथ जो कंपनी के सिपाही थे 75,000 जने थे जो अवध से थे, और उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने ही हेल्प की थी ब्रिटिश कंपनी की बाकी स्टेट्स को कॉन्क्वर करने में, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका जो अपना होमलैंड है वो भी उनके अंडर आए, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। और इसी की वजह से उन्हें अपने फैमिलीज को लैंड देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हायर टैक्सेस पे करने। एंकरेज्ड बाय ह्यूमिलेटिंग वे इन विच नवाब ऑफ अवध वॉज डिपोज, तो उससे काफ़ी सारा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया सब कुछ। तो इसकी वजह से जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हुई। अब ये जो सारे हमने चार टॉपिक्स डिस्कस किए, दैट वाज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द अदर पॉलिटिकल कॉजेज, हम फिनिश करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज को। सो keep learning and keep watching my videos. If you did learn something new, hit the like button, share this video with your friends and subscribe to the channel. Ask your queries in the comment box and I'll be seeing you guys in the next one. Till then, bye bye, take care.